नमस्कार दोस्तों। वॉल्केनिक इरप्शन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक डेडली अर्थक्वेक आया और उसके जस्ट एक दिन बाद एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में। तो ये भाई वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोसेस क्या है, कौन सा अर्थक्वेक फटा है, कौन सा वॉल्केनिक इरप्ट हुआ है, क्या लोकेशन है इनकी, जावा आइलैंड कहाँ पे, सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया की जियोलॉजी, ठीक है ना, इंडोनेशिया के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ये वॉल्केनोस इरप्ट क्यों करते हैं, माउंट सुमेरु के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों को देखेंगे। और माउंट सुमेरु की इरप्टिव हिस्ट्री और इंडोनेशिया में ऐसे कौन कौन से वॉल्केनोज हैं जो कि रेगुलरली इरप्ट होते रहते हैं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, पेशेंस के साथ देखते रहिए। न्यूज क्या निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया की ईस्ट जावा प्रोविंस में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, जो ऐश और स्मोक उस वॉल्केनो से निकल रही है, आप फोटो देख सकते हैं। दैट वाज 5.6 किलोमीटर इनटू द स्काई, 5.6 किलोमीटर ये स्काई में चला गया। इंडोनेशिया की अगर आप बात करो तो 130 एक्टिव वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में। किसी भी कंट्री में इतने एक्टिव वॉल्केनो नहीं है जितने एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। और बहुत सारे ऐसे एक्टिव वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में जो हाई लेवल्स ऑफ एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है ना। सुनने में आता है कि इंडोनेशिया में हर 20 मिनट में एक छोटा मोटा इरप्शन तो देखिए होता ही रहता है। कई हफ्तों तक, कई महीनों तक आप कह सकते हो कि ये एक्टिविटी दिखाएंगे और एकदम से इरप्ट हो जाएंगे। इंडोनेशिया का जो वोल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजार्ड मिटिगेशन सेंटर है, इसने माउंट सिमेरू के अलर्ट स्टेटस को बढ़ाया नहीं है। माउंट सिमेरू में एक्टिविटी मई 2020 से देखने को मिल रही है। तब से यहां पे जो अलर्ट लेवल है वो थर्ड हाईएस्ट है और इरप्शन के बाद भी इसको थर्ड हाईएस्ट ही रखा गया है। कहीं ना कहीं इसके आसपास के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा पैनिक में आ गए थे दिसंबर 2020 में, जब ये वॉल्केनो ने ऐश 3 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजी थी और अब तो ऐश 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजी। और ये हुआ कब है? ये हुआ है एक दिन बाद, जब इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया जिससे 46 लोगों की मौत हो गई। अब एक कम करते हैं, इन सब चीजों की लोकेशन देखते हैं। सुलावेसी आइलैंड आपको कहां नजर आ रहा है? ये रहा सुलावेसी आइलैंड, जहां पे मेरा कर्सर है ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है सुलावेसी आइलैंड, ठीक है भाई। नीचे आ जाइए, नीचे कुछ आइलैंड्स देख लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है जावा आइलैंड, दिस बेसिकली जावा आइलैंड। इसके ईस्ट में चले जाइए बाली आइलैंड। बाली आइलैंड काफी फेमस है, आपको मालूम ही है बाली आइलैंड के बारे में। और इधर है आपका सुमात्रा आइलैंड। ये जो सुमात्रा आइलैंड है यहाँ, और ये जो बाली, ये जावा आइलैंड है यहाँ, इसके बीच में जो स्ट्रेट है इसको सुंदा स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये बीच वाली स्ट्रेट है सुंदा स्ट्रेट। इस तरफ है, यहाँ पे है आपका सुमात्रा आइलैंड और इस तरफ है आपका जावा आइलैंड, ठीक है। ये कुछ बेसिक लोकेशन है आपकी इंडोनेशिया की। अब आप बोलो कि ये माउंट सुमेरु कहाँ है, तो ये जो मलंग नाम की जगह दिख रही है ना, इसके थोड़ा सा ईस्ट में, जहां पे मैं काला रंग का पॉइंट कर रहा हूं इस टाइम पे, यहां पे है आपका माउंट सुमेरु, ठीक है ना। बिल्कुल कोस्टल इलाके के पास ही है। और ये सुलावेसी में आपका इरप्शन हुआ है, भी जो अर्थक्वेक आया है वो वाला। तो अर्थक्वेक सुलावेसी में आया और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ये आपका ईस्टर्न जावा प्रोविंस में हुआ है, मलंग के पास, जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना में। दोनों तरफ किस तरफ ढकी हुई, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ आपका पैसिफिक ओशन है। तो आप देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इंडियन ओशन नजर आ रहा है इधर, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है। तो एक ऐसा ओशन जहां पे एक तरफ आपको पैसिफिक ओशन, एक ऐसी कंट्री जहां पे आपको एक तरफ पैसिफिक ओशन मिलेगा, एक तरफ इंडियन ओशन मिलेगा, बीच में अलग अलग सी हैं। तो यहाँ पे आपको जावा सी नजर आ रहा है, इधर बांदा सी नजर आ रहा है, इधर अराफुरा सी नजर आ रहा है, मोलुका सी, सेलेबस सी। अब ये कौन कौन से सीज हैं ये हम किसी और टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है। 267 मिलियन पीपल रहते हैं यहाँ पे, यानी 26 करोड़ से ज्यादा लोगों की इसकी आबादी है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। इसका जो सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड है वो है आपका जावा। पूरे इंडोनेशिया की 50% से ज्यादा आबादी जावा आइलैंड पे रहती है, ओके। ये एक आर्किपिलागो कंट्री है। इंडोनेशिया आर्किपिलागो मतलब ये एक ऐसी कंट्री जो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनी है। अगर आप एक्सटेंट देखोगे इंडोनेशिया का, तो ईस्ट टू वेस्ट इंडोनेशिया का एक्सटेंट है 5120 किलोमीटर्स एंड नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंट है 1760 किलोमीटर्स। जो इंडोनेशिया की कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री फॉर मैरीटाइम एंड इन्वेस्टमेंट अफेयर्स, इसका क्या बोलना है कि इंडोनेशिया में 17,504 आइलैंड्स हैं जो कि इक्वेटर के दोनों साइड फैले हुए हैं। इन 17,504 आइलैंड्स में 6,000 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। जो सबसे बड़े आइलैंड्स हैं वो है जामा, सुमात्रा, बोर्नियो। बोर्नियो को ब्रूनई और मलेशिया के साथ शेयर करता है आपका इंडोनेशिया,
न्यू गिनी को पापा न्यू गिनी के साथ शेयर करता है। ये सारे आइलैंड्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है जावा आइलैंड, इधर बाली आइलैंड, पर ये मेजर आइलैंड नहीं है। ये आपको पापा न्यू गिनी वाला आइलैंड दिख रहा है जिसमें पापा न्यू गिनी नाम की कंट्री है, गिनी आइलैंड है, पापा न्यू गिनी नाम की कंट्री, और इधर इंडोनेशिया है। और ये आपको दिख रहा है बोर्नियो आइलैंड। इस बोर्नियो आइलैंड में एक छोटी सी कंट्री ब्रुनेई दारुसलाम मलेशिया है और बाकी पार्ट इंडोनेशिया का है। तो आप कह सकते हो कि दीज आर बेसिकली मेजर आइलैंड्स ऑफ, कहां के, मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। आगे बात करते हैं। अब इंडोनेशिया इज वेरी टेक्टोनिकली हाईली अनस्टेबल, बहुत ही हाईली अनस्टेबल आइलैंड है ये इंडोनेशिया। यहां पे, या फिर कह सकते हैं कंट्री है, चूंकि कंट्री आइलैंड की ग्रुप से बनी हुई है तो आपके आर्किपेलागो भी कह सकते हो। बहुत सारे वॉल्केनोस, बहुत सारे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पे मिलती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना। आप देखिए यहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कभी और ही समझाऊंगा आपको। 3 प्लेट्स यहां पे एक साथ इकट्ठी मिल रही हैं इंडोनेशिया के आसपास। एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक है पैसिफिक प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट। देखते हैं भाई, तीनों प्लेट्स की लोकेशन देखना जरूरी है। ये पूरी की पूरी आपको पैसिफिक प्लेट नजर आ रही है, इधर आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नजर आ रही है, और यहां पे आपको यूरेशियन प्लेट नजर आ रही है। तो ये तीनों प्लेट समवेयर यहां पे जुड़ रही हैं। वैसे तो देखिए यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बहुत लंबा, ये पूरा पूरा इंडोनेशिया ही तो है यहां से यहां तक। ओके, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मिलाप पे ये इंडोनेशिया स्थित है, और कहीं ना कहीं पैसिफिक प्लेट का एक्सटेंशन भी आपका इंडोनेशिया तक पहुंचता है। तो 3 प्लेट्स के कन्वर्जेंस पे यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट इंडोनेशिया बनता है। अब कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट में लैंड मास ज्यादा है, और जहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट मिल रही है इंडोनेशिया पे, वहां समुंदर ही समुंदर है। और जब समुंदर वाली प्लेट और एक कॉन्टिनेंट वाली प्लेट यानी लैंड इलाके वाली प्लेट आपस में मिलती है, तो मैं आपको बता दूं जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास होता है वो कम डेंसर होता है, और जो ओशनिक लैंड मास होता है वो ज्यादा डेंस होता है, और ज्यादा डेंस चीज नीचे जाती है। तो हमेशा ओशनिक लैंड मास कॉन्टिनेंटल लैंड मास के नीचे जाएगा। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, आगे फिगर से आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और उनके एक्टिविटी के चलते ही बहुत सारे वॉल्केनोस क्रिएट हो जाते हैं इस इलाका में। तो सुमात्रा, जावी, बाला, नुसा तेंगरा, यहाँ पे वॉल्केनो ही वॉल्केनो फैले हैं। 400 वॉल्केनोस पाए जाते हैं इस इलाके में, जहां पे 130 एक्टिव है। 1972 से लेकर 1991 तक 29 वॉल्केनिक इरप्शंस ज्यादातर जावा में ही हो चुके हैं। अब जब वॉल्केनोज होते हैं ना, तो एग्रीकल्चरल कंडीशंस काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि अगर वॉल्केनो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है तो कहीं ना कहीं वो पूरे आसमान में ऐश को फैला देगा। पूरे आसमान में ऐश को फैला देगा तो जो एग्रीकल्चरल कंडीशंस हैं वो उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो ऐश सेटल हो जाती है तो सॉइल को फर्टाइल कर देती है, और सॉइल को फर्टाइल कर देती है तो लॉन्ग टर्म्स में जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि जावा आइलैंड में और बाइली आइलैंड में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अच्छे खासे लोग इन इलाकों में रहते हैं, क्योंकि इनका सॉइल वॉल्केनिक एरप्शंस के चलते काफी फर्टाइल हो गया। अब इंडोनेशिया की जियोलॉजी की बात की जाए तो देखा जाए पास्ट में यहाँ कौन कौन से वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं। तो प्रेजेंट डे जो लेक टोबा है, उसके पास एक सुपर मैसिव वॉल्केनो था जो 70,000 BCE में इरप्ट हुआ, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वॉल्केनिक विंटर आ गया और क्लाइमेट कूल हो गया। आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि भाई वॉल्केनो से क्लाइमेट कैसे कूल हो गया। देखिए वॉल्केनो से जब ऐश निकलती है, वो ऐश एक बहुत बड़े इलाके में सेटल डाउन हो जाती है। जब वो एक ऐश बहुत बड़े इलाके में सेटल डाउन हो जाती है तो सारे पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर, जिस प्रकार की भी बायोडाइवर्सिटी उस इलाके में, उसको मार देती है। और ऊपर की जो सनराइज है, ऊपर की जो सनशाइन है, जो सन की लाइट है, वो नीचे अर्थ सरफेस तक पहुंच पाए वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कम सनलाइट अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है तो एक तरीके से विंटर आ जाता है, जिसको आप बोलते हो वॉल्केनिक विंटर। तो अगर एक बड़े इलाके में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो उस ऐश के चलते एक वार्मिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से, उस ऐश के चलते कूलिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि सन की जो गर्मी है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती, तो जमीन ठंडी रहती है। सन की गर्मी जमीन को गर्मी गर्म करती है, जब सन की गर्मी को जमीन तक आने नहीं दिया तो जमीन ठंडी हो जाएगी। इसको आप बोलते हो वोल्केनिक विंटर। उसके बाद 2 और इरप्शंस देखने को मिले इंडोनेशिया में मेजर। एक था 1815 इरप्शन ऑफ माउंट तंबोरा, एक था 1883 इरप्शंस ऑफ माउंट क्राकातोआ। 1815 इरप्शन ऑफ माउंट तंबोरा देखो तो इसने 92,000 लोगों को मार दिया, वॉल्केनिक ऐश का अम्ब्रेला ले आया, काफी ठंडी कर दी 1816 में पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो सेकंड वाला था 1883, ठंडी कैसे करी आपको बता दिया मैंने। 1883 का जो इरप्शन था माउंट क्राकातोआ का, इसकी सबसे तगड़ी साउंड थी। 36,000 की लोगों की मृत्यु तो केवल इरप्शन और सुनामी की वजह से ही हो गई, और पूरी दुनिया में इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए।
तो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में ये जो दो वॉल्केनिक इरप्शन है ये बहुत डेंजरस है। एक है 1815 इरप्शन ऑफ माउंट तंबोरा और एक है 1883 इरप्शन ऑफ माउंट क्राकातुआ। ये जो सुपर मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 70,000 BCE में, उस समय तो ह्यूमन रेस उतनी अवेलेबल थी ही नहीं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में वो कुछ पता नहीं है। अगर हाल फिलहाल में बात की जाए, जो मेजर कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स आए हैं सीज्मिक एक्टिविटी की वजह से, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, तो वह 2004 के इंडियन ओशन का अर्थक्वेक और 2006 का योग्याकार्ता का अर्थक्वेक। तो ये दो मेजर अभी रहे हैं। अभी ये आपको सुमात्रा आइलैंड नजर आ रहा है। अब आप देखिए सुमात्रा आइलैंड, आपको बता दूं ये जो सुमात्रा आइलैंड है फ्रेंड्स ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। और ये जो नीचे आपको प्लेट दिख रही है ना, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर आपको दिख रही है यूरेशियन प्लेट, नीचे आपको दिख रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पे आपको नजर आएगा, एक बार इस पे ध्यान दीजिए। नीचे ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट है। ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, यहां जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं। ये सुमात्रा आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट और ये टकरा किससे रहा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। और उसके चलते अगर आप यहां पे देखिए कितने सारे वॉल्केनोज हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन से भैया वॉल्केनो ही वॉल्केनो नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझिए यहां पे हो क्या रहा है। हो यहां पे रहा है कि ये जो ये जो ओशनिक लैंडमास है ना, ये ओशनिक लैंडमास इस सुमत्रन आइलैंड के कॉन्टिनेंटल लैंडमास के नीचे जा रहा है। और होता यह कि ओशनिक लैंडमास नीचे जा रहा है, कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क ऊपर आ रहा है। ये ओशनिक लैंडमास नीचे, कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क ऊपर, और इसके नीचे है मैग्मा। कहीं पे भी फिशर या कहीं पे भी कमजोर नजर आएगी ना जमीन, इसको तोड़ के ऊपर वॉल्केनिक लावा बाहर निकलेगा, और इसको बोला था वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसीलिए आप देखोगे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, ये ज्यादातर उन जगहों पे होती है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स, एक कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट और एक ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही है। यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलिया ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट, जहां पे सुमात्रा नाम का आइलैंड है, ये दोनों आपस में टकरा रही है। तो सुमात्रा वाली जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है वो ऊपर रहेगा और जो ओशनिक लैंडमास है वो नीचे चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्टिनेंटल लैंडमास नीचे चला जाता तो आज पूरी दुनिया में समुंदर ही नजर आता, हमको जमीन कहीं होती नहीं। ठीक है ना भाई? ओशनिक लैंडमास ज्यादा डेंस है तो वो कॉन्टिनेंटल लैंडमास के नीचे चला जाएगा। तो भाई ये इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला ओशनिक लैंडमास यूरेशियन वाले कॉन्टिनेंटल लैंडमास के नीचे चला जाएगा, और नीचे से जो जमीन तोड़ के बाहर निकलेंगे वो ये वॉल्केनो होंगे जो पूरी लाइन से आपको यहां नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसको आप जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन ही बोल सकते हो। तो अब वही देखते हैं, यही जो मैंने आपको बताया, हाउ डू वॉल्केनोस इरप्ट डीप विद इन द अर्थ। जो रॉक्स होती हैं वो इतनी गर्म होती हैं कि वो मेल्ट होकर मैग्मा बन जाती हैं, एकदम मैग्मा होती है। और ये मैग्मा जब तोड़ के बाहर आ गया तो उसको आप लावा बोलोगे। ठीक है ना? तो मैग्मा जब तक जमीन के अंदर है उसको मैग्मा बोलोगे, इरप्ट होके वो अर्थ की सरफेस पे आ गया तो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत साइलेंट होते हैं, कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। वो वॉल्केनिक इरप्शन साइलेंट होगा, एक्सप्लोसिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि मैग्मा की क्वालिटी क्या है। अगर मैग्मा थिन है, अगर मैग्मा बहुत मोबाइल है, रनी है, तो इससे गैसेस आराम से निकल सकती हैं, छोटे मोटे फिजर से ये मैग्मा बहुत आराम से बाहर आ जाएगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन इतना तगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब मैग्मा बहुत मोटा होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है, तो वो उतनी आसानी से मूव नहीं कर सकता। जब वो आसानी से मूव नहीं कर सकता, उसकी गैसेस उससे एस्केप नहीं कर सकती, वो कुछ रॉक क्राइसिस के बीच में फंसा होगा, उसका प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, और एकदम प्रेशर जब जरूरत से ज्यादा बिल्डअप होगा, ये मैग्मा ब्लास्ट होगा, सारे टुकड़े तोड़ के ये मैग्मा बाहर निकलेगा, टेफ्रा उड़ते हुए इधर उधर गिरेंगे। टेफ्रा क्या होता है? टेफ्रा होते हैं टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एश टू हाउस साइज बोल्डर्स। बेसिकली दिस इज अ टेफ्रा। वॉल्केनिक eruption में इतने बड़े बड़े रॉक की चट्टानों के टुकड़े भी बाहर उड़ते हुए आते हैं। और जब एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक eruptions होते हैं, थिक मैग्मा वाले, ठीक है ना, स्टिकी मैग्मा वाले, तो ये डेंजरस और डेडली होते हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट आउट होते हैं ये चारों तरफ टफरा फेंकते हैं, और ये टफरा माउंटेन साइड से नीचे बहुत स्पीड से गिरता है। और जब ये टफरा नीचे गिरेगा, इसके रास्ते में जो भी आएगा ना, ये इसको तबाह करता हुआ जाएगा, और यहां पे जान माल, प्लांट, एनिमल, सबकी बहुत नुकसान होता है। प्लस पूरे आसमान में ब्लैंकेट्स ऑफ ऐश फैल जाता है। ये ब्लैंकेट ऑफ ऐश जब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर सेटल होगा ना, ये सबको मार सकता है। तो आप समझ सकते हो कि टफरा क्या है? टफरा इज अ फ्रैगमेंटल मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनिक eruption रिगार्डलेस ऑफ कंपोजिशन, फ्रैगमेंट साइज एंड एम्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। यानी वॉल्केनिक eruption के चलते चट्टान के छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े उड़ते हुए जब बाहर निकलेंगे, इनको आप बोलोगे टफरा। फिर ये जो ऐश बाहर निकलती है, ऐश को अगर कोई पानी का सोर्स मिल गया, तो वो ऐश मिट्टी पानी में मिलकर मड फ्लोज बना देगी, तो मिट्टी वाला पानी बहेगा और वो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को तबाह कर सकता है जो कि एरप्टिव वॉल्केनो के पास रहती हैं। तो ये आपको एक वॉल्केनो का फिगर दिख रहा है, नीचे मैग्मा है, मैग्मा अपने वेंट से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद टेफ्रा तो यहां पे गिर ही रहा है, आप देखिए
इस तरीके से टपरा आसपास गिरेगा तो अगर यहाँ कोई रह रहा होगा तो वो तो निपट ही जाएगा। प्लस आप देखिए इरप्शन क्लाउड कितना बड़ा है, ये जो इरप्शन क्लाउड ऊपर फैल रहा है ना, ये धीरे धीरे करके नीचे सेटल डाउन करना शुरू करेगा, जहां जहां सेटल डाउन करना शुरू करेगा वहां वहां एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस सबको नुकसान पहुंचाएगा। अब बात करते हैं माउंट सुमेरु की। माउंट सुमेरु ईस्ट जावा इंडोनेशिया में, ये मैंने आपको बता दिया। तो ईस्टर्न जावा के जो कोस्टल प्लेन्स है वहां से ये उठा हुआ है, सबडक्शन जोन में लाई करता है। एक तरफ है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, दूसरी तरफ है यूरेशिया प्लेट, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये आपका माउंट सुमेरु, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट वॉल्केनो कह लीजिए ऑफ द आइलैंड ऑफ जावा। इसको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रेटो वॉल्केनो को महामेरु भी कहा जाता है, मतलब द ग्रेट माउंटेन। ये जो मेरू नाम का शब्द है ये हिंदू कॉस्मोलॉजी से निकला है, क्योंकि हिंदू कॉस्मोलॉजी में माउंटेन्स को मेरू ही बोलते हैं या सिमोर बोलते हैं, जहां पे भगवान रहते हैं ऊंचाइयों पे। कभी कभी देखा है ना आपने, शिव जी को हमारे हिंदी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि शिव जी पहाड़ों पे बैठे हैं, पहाड़ों को अबोर्ड ऑफ गॉड्स माना जाता है। तो बेसिकली दिस माउंट सिमेरू इज अ स्ट्रेटो वॉल्केनो, मतलब अ कंपोजिट वॉल्केनो दैट इज अ कोनिकल वॉल्केनो बिल्ट अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ हार्डन लावा एंड ट्रेफ्रा। यानी हजारों सालों से इसमें से वॉल्केनिक eruption हो रहा है चारों तरफ। ये जो इतना बड़ा वॉल्केनो होके खड़ा है, ये जो इतना लैंड मास है, क्या है? ये इसका लावा ही कूल हुआ है, इसका मैग्मा ही कूल हुआ है, क्योंकि पहले इरप्शन हुआ, थोड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ, फिर इरप्शन हुआ, थोड़ा और इकट्ठा हुआ, फिर इरप्शन हुआ, थोड़ा और इकट्ठा हुआ, फिर इरप्शन हुआ, ये पूरा पहाड़ सा बन गया। तो इरप्शन होते 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 वो वहां पे जम जम के कंपोजिट वॉल्केनो बन गया, एक स्ट्रेटो वॉल्केनो बन गया है, जो कि माउंटेन की शेप में हमको नजर आता है। यहां पे आपको दिख रहा है, ये है पूरा का पूरा सुमात्रा आइलैंड, ये है पूरा का पूरा जावा आइलैंड, बीच में है आपकी सुंदा स्ट्रेट, और यहां पे है माउंट सुमेरु जो आपको लाल रंग में नजर आ रहा है। ठीक है भाई, माउंट सुमेरु की इरप्टिव हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, बहुत बड़ी इरप्टिव हिस्ट्री है। 1818 से अब तक 55 टाइम्स इरप्ट हो चुका है माउंट सुमेरु, जिसमें से 10 बार लोगों की जानें गई हैं। इसका जो वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स है ये 223 है। गूगल कर लीजिए ये क्या होता है, हर चीज बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी अब तक 17 मिनट की हो चुकी है। माउंट सुमेरु की बात की जाए तो इट इज इन अ स्टेट ऑफ नियर कांस्टेंट इरप्शन सिंस 1967। 1967 से लग रहा है कि अब फटा या अब फटा, छोटे मोटे इरप्शंस हर 20 मिनट में होते हैं। इंडोनेशिया में 70 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसमें 7 वॉल्केनोज पिछले 2 ईयर्स में इरप्ट हो चुके हैं। एक है माउंट एनक क्राकातुआ इन सुंदा स्टेट, माउंट मेरापाई इन सेंट्रल जावा, माउंट केलुड इन ईस्ट जावा, माउंट साइनाबॉग इन नॉर्दर्न सुमात्रा, माउंट ब्रोवो इन ईस्ट जावा, माउंट सोपुटेन एंड माउंट लोकोन इन नॉर्दर्न सुलावेसी। तो कंक्लूजन देखा जाए तो भैया इंडोनेशिया एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसी आइलैंडिक कंट्री है, आर्किपेलाजिक कंट्री है, जहां पे डिजास्टर्स थोक के भाव आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शंस हो, आप जो बोल लीजिए। क्योंकि बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मीट हो रही हैं इंडोनेशिया के पास, तो इंडोनेशिया की किस्मत खराब है कि वो एक ऐसी जियोलॉजिकल पोजीशन पे है जहां पे डिजास्टर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। आप देखोगे हर साल इंडोनेशिया में एक ना एक सिग्निफिकेंट वॉल्केनो फट ही जाता है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल कैजुअलिटीज होती हैं वहां पे, और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत वीक है, जिसके चलते ऐसे इलाकों में जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां जान माल का काफी नुकसान है। वैसे तो अगर आप देखो तो ज्यादातर जो मेजर वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया के वो सेक्लूडेड रीजन्स में है, वहां ज्यादा आबादी नहीं है, तो वैसे तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन जहां पे भी थोड़ा भी एक्टिव वॉल्केनो और आबादी है और वो फट गया तो जान माल का काफी नुकसान होता है। तो ये था पूरा एनालिसिस। मैंने सिर्फ माउंट सुमेरो के बारे में आपको नहीं बताया, मैंने आपको काफी कुछ वॉल्केनिक हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया में कौन कौन से वॉल्केनोस एक्टिव हैं, क्या वॉल्केनो की रीजनिंग है वहां पे होने की, ये सब मैंने आपको बता दी। मेंस में, प्रीलिम्स में, आपकी जनरल नॉलेज में, कहीं पे अपनी बात को पुटअप करने में, हर जगह पे इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा एंगेजमेंट के लिए।